देखो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिया है फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर ए स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड एज शोन। ये स्क्वायर प्लेट था 4 सेंटीमीटर साइड वाला, 1 सेंटीमीटर का कॉर्नर पीस निकाल दी। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो मानते हैं कि पूरा स्क्वायर प्लेट का मास m है, तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया? एरिया है 4 × 4 16 है ना, सो m/16। तो ये जो निकल गया है इसका एरिया कितना है? 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका मास कितना है जो निकल गया है? तो हम कहेंगे रिमूव्ड मास इज m/16 × एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, जो हो गया m/16। नाउ पूरा प्लेट को m1 जो निकल गया है उसको m2 ले लो। m1 इज m, उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये पूरा है m, पूरा का सेंटर ऑफ मास 4 सेंटीमीटर है तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। x1 इज 2। क्या होता है x1? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 इज कॉल्ड x1। m2 क्या है? ये नेगेटिव मास इसको निकल गया तो -m/6। उसका x2 मतलब ये जो नेगेटिव मास है उसका सेंटर तो यहाँ रहेगा ना। ये डिस्टेंस कितना है? 3 और ये हो गया 0.5 है ना, तो कितना हो गया? 3.5 दैट इज 7/2। m1 मिल गया, x1 मिल गया, m2 मिल गया, x2 मिल गया। x निकाल दिए, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 मारपीट किए, आ गया 1.9 जो कि x कोऑर्डिनेट है और सिमेट्री से पता चल रहा है कि y कोऑर्डिनेट भी वही होगा। सो बोथ x and y कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 1.9, 1.9। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज की पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। आज की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। Previous class we have discussed about सर थोड़ा वीडियो क्वालिटी को कम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अरे जब ज्यादा कर सकते हैं तो कम क्यों नहीं कर सकते? क्या तो सर कौन सा चीज मुश्किल है? ज्यादा करना कि कम करना? ज्यादा पढ़ना कि कम पढ़ना? कम करना मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, आ गया। वीडियो क्वालिटी कम कर दिए, देखो। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो अब लास्ट क्लास हुई FC, आज हम लोग एक नया चीज देखने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम क्या देख चुके हैं? Whenever you are adding a mass to a system, center of mass is shifting towards the added mass, है कि नहीं? And when you are removing a mass from a system, center of mass is moving away from the removed mass. तो अगर धीरे धीरे मास ऐड करोगे सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर धीरे धीरे मास रिमूव करोगे सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे उससे दूर जाएगा। सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता है, खाली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मूव नहीं करता है। अगर इंडिविजुअल मासेस भी डिस्प्लेस हो जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास भी तो डिस्प्लेस हो जाता है कि नहीं। तो इंडिविजुअल मासेस अगर मूव करने लगे तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करने लगेगा। अब ये दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द सिस्टम। अब हम जानना ये चाहते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना स्पीड में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ प्रोसीड टू सी कि कैसे मूव करेगा ये। ठीक, we know that displacement of center of mass is a vector is given by summation of mi
dxi by summation of mi can be written as m1 dx1 plus m2 dx2। इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। समेशन ऑफ mi क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और एनी टाइम dx by dt। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इधर अगर dt डिवाइड करेंगे तो इधर भी dt डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी m1 dx1 by dt, m2 dx2 by dt and so on by total mass। लेकिन dx1 क्या था? इसमें dxi is displacement of mi, so dxi by dt क्या देगा? velocity of mi। so we can write velocity of center of mass, ये is equal to say vector given by m1 v1 plus m2 v2 and go on adding them all you find by m1 plus m2। अगर एक सिस्टम में ढेर सारे मासेस हैं, वो सारे मूव कर रहे हैं, तो आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यू कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला। अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक मास है, हाँ सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये कोई एक 2 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, और ये कोई एक 4 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, तो ऑब्वियसली इनका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 into v1 m1 v1 फॉर्मूला लगाता हूं, m1 v1 m2 v2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या हो गया? m1 2 kg, क्या वेलोसिटी में जा रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। आई टेक ए कन्वेंशनल x and y एक्सिस, आई से इट इज 3 jk प्लस m2 क्या था? 4 kg। क्या था इसका वेलोसिटी? इधर को 2 ik by 2 plus 4 हुआ क्या? So the numerator is coming out to be 6 और 8 ik है ना, 8 ik plus 6 jk by 6। अब अगर कोई पूछेगा what is the speed of center of mass, oh add them, find the magnitude of this। 1/6 तो बाहर रहेगा, 8 और 6 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर होल ओवर इट इज 10/6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, यू कैन यूज दिस। स्पीड चाहिए सेंटर ऑफ मास का, यू कैन फाइंड लाइक दिस। दैट मींस व्हेन these two are moving with this speed, center of mass is moving with a speed 5/3 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? अब डायरेक्शन जानने के लिए आपको वेलोसिटी देखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में 8 ik plus 6 jk by 6 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोई भी सिस्टम में if individual masses are moving, it is not at all difficult to find out the velocity of center of mass। है कि नहीं? It is not at all difficult to find out velocity of center of mass, है ना? ठीक है, हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग अभी समझ लें। Velocity of center of mass is given by m1 v1 m2 v2 ऐसे सबका जोड़ो by summation of mi, that is total mass। ये हम लोग देख चुके हैं। अब ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, तो हम कहेंगे टोटल मास तो फिक्स रहेगा। अभी अगर हम दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dvcm by dt इज इक्वल टू क्या हो गया? m1, इधर को
डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, ये 1 बाई समेशन ऑफ mi इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर रख दो, समेशन ऑफ mi अंदर वाले चीजों का डिफरेंशिएट करेंगे, m1 dv1 by dt, m2 dv2 by dt, है ना, और ये divided by this. But what is rate of change in velocity of center of mass? It is acceleration of center of mass. कैसे निकालेंगे? m1 ये क्या है? Acceleration of m1, ये acceleration of m2. So m1 a1, m2 a2, ऐसे सब निकाले और जोड़े by m1 plus m2. कितना आसान फॉर्मूला है कि नहीं? Acceleration of center of mass निकालना, ऐसे हो गया. So in a system of masses, if individual masses are moving with accelerations a1, a2, a3, a4, etc., तो center of mass का acceleration क्या होगा? m1 a1 plus m2 a2, सारे को जोड़ो, divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4, सबको जोड़ दो, you will get the acceleration of center of mass. चलो थोड़ा समझते हैं what does this quantity represent. इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखना चाहता हूँ, summation of mi ai by summation of mi. क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, थोड़ा इसको साइड वाइज हम लोग समझेंगे. Suppose here are some balls, say a ball of mass m1, here is another ball, say of mass m2, here is another ball of say m3, और मान लो कि इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके ऊपर कुछ एक फोर्स दे रखे हो, यू कॉल इट ए एक्सटर्नल फोर्स. अब इनके बीच में भी तो आपस में फोर्सेस है, क्योंकि चार्ज बॉल्स है ना. और आप जानते हो कि ये बॉल इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये बॉल को ये भी अट्रैक्ट करेगा. चलो मानते हैं कि ये फोर्स F1 है, M1 खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, चलो इस फोर्स को कहेंगे F2. अब ये इसको जितने जोर से खींचेगा, ये तो उसको उतने ही जोर से खींचेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसको क्या कहेंगे? वेक्टोरियली कहेंगे, तो -F1, क्योंकि अगर ये F1 हुआ तो ये -F1 होगा. फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. ये M2 इसको, ये M2 को खींच रहा है, तो M2 भी तो इसको खींच रहा होगा. व्हाट विल कॉल दिस फोर्स इज -F2. नहीं, अब ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है. मान लो ये इसको ढकेल रहा है विथ ए फोर्स F3, ठीक है, तो ये भी इसको ढकेल रहा होगा, कितना फोर्स में? -F3. तो ऐसे करके इनके बीच में आपस में फोर्स है, प्लस आप बाहर से कुछ फोर्स दे रखे हो. चलो मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, कुछ इसके ऊपर भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, किसी के ऊपर हो सकता है. Now what is summation of mi ai? Summation of mi ai is m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3. What does m1 a1 represent? m1 a1 is the net force on m1. अगर नेट फोर्स इसके ऊपर कुछ आएगा, उसका एक्सीलरेशन होगा a1, है ना. ये तीन फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं और ये जा रहा है मान लो a1 एक्सीलरेशन में. ये तीनों फोर्स के चलते ये किधर किसी डायरेक्शन में जा रहा है. चलो मानते हैं कि कुछ इधर चल रहा है a1 एक्सीलरेशन में, क्योंकि ये खींच रहा है, ये ढकेल रहा है, ये ढकेल रहा है, ये दोनों खींच रहे हैं, तो ये कुछ एक्सीलरेशन में जा रहा होगा, कॉल इट a2. ये खींच रहा है, ये इधर कर रहा है, तो ये दिस बॉल मस्ट बी मूविंग इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, कॉल इट a3. So the balls have started moving with different accelerations. What you say is m1 a1, the net force on this. Net force मतलब vector sum of all these forces, ये force, ये force, ये force. That is F external plus F3
प्लस माइनस F1, ये हो गया M1A1, है ना, प्लस M2A2. M2A2 is nothing but the net force on M2. What is that? Vector F1 plus vector F2. क्योंकि में तो ये सारा वेक्टर है हमारे. M3A3 is the net force on this. क्या है net force? माइनस F3 माइनस F2. ये हो गए हमारे समेशन ऑफ MI. थोड़ा अगर प्यार से देखो तो क्या आ रहा है, एक प्लस F3 है, यहाँ पर एक माइनस F3 है, गया, कैंसिल हो गया. एक माइनस F1 है, एक प्लस F1 है, कैंसिल हो गया. एक प्लस F2 है, एक माइनस F2 है, कैंसिल हो गया. बच गया कौन? एक्सटर्नल फोर्स. मतलब this quantity is representing only the external force on the system. They may be moving because of internal forces. इंटरनल फोर्सेस के चलते तो मूव कर रहे हैं, लेकिन बेसिक मूवमेंट जो समेशन ऑफ MI आ रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स. तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम बाय टोटल मास. इसीलिए हम लोग धीरे धीरे न्यूटन्स लॉ की तरफ जा रहे हैं. न्यूटन को कब लगा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जहां था वहीं पड़ा रहेगा. एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा? ये सारे मासेस तो मूव करेंगे, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू एक्सीलरेट, नॉट गोइंग टू मूव, है ना. रेस्ट में था, एक्सीलरेशन नहीं होगा. मान लो शुरू में तीनों को पकड़ के रखे थे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, छोड़िए, तीनों भाग गए, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव एनीमोर. क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अगर यही क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो हो जाएगा. अगर एक्सीलरेशन जीरो है और रेस्ट में था तो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा. सो वी आर स्लोली अप्रोचिंग टू डिस्कवर व्हाई न्यूटन हैव टोल्ड सच वे, है ना. हम लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं, समझेंगे. तो हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आ गया कि the acceleration of center of mass can be found in two different formula using this formula or this formula. ठीक है ना. अब ये सब चीजों की यूज हमें करना है. इतने सारे जो चीज पढ़े, ये सबका यूज हमें करना है और देखना है कि कैसे ये चीजें हमारे हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. Let us take a simple example about acceleration of center of mass. अभी हम लोग देख चुके हैं कि acceleration of center of mass is a vector given by summation of MI AI by summation of MI, or it is a net external force by the mass, है ना, total mass. अब external force किसको कहते हैं मैं पहले भी समझा चुका हूँ. कोई फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए एक एजेंट और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है. एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है. अगर एजेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट का अपना बाउंड्री है, उसके अंदर है, तो हम कहेंगे ये इंटरनल फोर्स हो गया. एजेंट अगर ऑब्जेक्ट से बाहर है और धक्का दे रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया. सिंपल सा लॉजिक है. आप कार के अंदर बैठ के पुश करोगे तो योर फोर्स ऑन कार इज एन इंटरनल फोर्स. कार से बाहर खड़े होकर पुश करोगे, योर फोर्स ऑन कार इज एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. इतना जानकारी हमारे पास है. इसको और भी हम लोग अभी धीरे धीरे आगे जाएंगे करने के लिए. फिलहाल ये स्टेटमेंट को, एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास को दोनों तरीके से एक बार निकाल के देखते हैं किसी एक क्वेश्चन में. चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेई में भी आया था. तो यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक पुली है और ये पुली आइडियल पुली दिया कि यहाँ पर कोई एक 4 kg का मास लगा है और यहाँ पर कोई एक 6 kg का मास लगा. ऑब्वियस है कि दे विल मूव व्हेन दीस टू मासेस आर मूविंग. ये 2 मास का जो सेंटर ऑफ मास था वो भी तो मूव करेगा. क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दी 2 ब्लॉक्स. ये दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में कहीं होगा, वो कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है. यूजिंग द फर्स्ट मेथड. दोनों मेथड को देखेंगे.
यूजिंग द फर्स्ट मेथड। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट में हमें कुछ तो जानकारी है। क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि हमें पहले से मालूम है कि ए एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फॉर्मूला सबको मालूम है। हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होता था? m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1 होल इनटू g। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 माइनस 4, 6 प्लस 4 इंटू जी इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन इन द थ्रेड, इसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास था 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 4 इंटू जी। 2m1 m2 मतलब 2 इंटू 4 इंटू 6 बाय 4 प्लस 6 इंटू जी। तो जी को नीचे खा गया, ऊपर आ गया 48 न्यूटन। बस इतना जानकारी हमारे पास है, ये हमें पहले से मालूम है, ये सब चीजें हमें पहले से मालूम है। आई एम इंटरेस्टेड नाउ टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन नॉट ऑफ द ब्लॉक्स बट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक्स। ये कितना एक्सीलरेशन में मूव करेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक्स किस एक्सीलरेशन में मूव करेगा, ये पता करना है। ठीक है। फर्स्ट मेथड में हम देखेंगे कि ये है कोई पुली पे ब्लॉक लगा है, दूसरा ब्लॉक भी लगा है, ये पुली ऐसे झूल रहा है, ये 4 kg, ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, ये नीचे आ रहा है a में, और a का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा जानकारी हमारे पास है। तो हम क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2, है कि नहीं? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम ऐसे निकाल सकते हैं, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो सोचो, इसमें m1 क्या? 4 kg, a1 क्या? 2, वो भी अपवर्ड, कॉल इट 2 जैकेट। हाँ, m2 क्या है? 6 kg। व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? -2 जैकेट बाय 4 प्लस 6। कितना हुआ देखो तो? 12 माइनस 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 इज -4 माइनस 0.4 jk। That means center of mass is moving down with an acceleration of 0.4 meter per second square. I want to use the second method. क्या कहता है सेकंड मेथड? नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, रिड्रॉ करते हैं उसके ऊपर। ये हो गया 4 kg का ब्लॉक, ये हो गया 6 kg का ब्लॉक। हमें ये सिस्टम के ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है जानने में इंटरेस्ट है। मतलब अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं बाहर से तो ये थ्रेड खींच रहा है, ये थ्रेड भी खींच रहा है, टी है, ये टी है, इसका वेट खींच रहा है, इसका वेट खींच रहा है, ये सब तो बाहर से ही कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। तो हम कहेंगे इसमें क्या होगा हमारा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम कहेंगे व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 2t ऊपर की तरफ है, और t का वैल्यू कितना है? 48। तो हम कहेंगे t कितना है? 48 न्यूटन। तो 2 इंटू 48 ऊपर की तरफ है तो जैकेट लिखेंगे, और ये कितना है? 60 माइनस जैकेट माइनस 60 जैकेट माइनस 40 जैकेट। कितना हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स? ये 96 से 100, इट इज -4 जैकेट न्यूटन, है ना? अच्छा, तो व्हाट इज द नेट मास? नेट मास सम ऑफ ऑल दीस मासेस 4 प्लस 6 is 10 न्यूटन, सॉरी सर 10 kg। हाँ, तो फिर एक्सीलरेशन में क्या रखा है? इट इज एक्सटर्नल फोर्स बाय मास
-4/10 जेके, जो कि यहाँ पर भी आया था। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास इज कमिंग आउट टू बी डाउनवर्ड विथ स्पीड 4/10 और 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको दोनों मेथड समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आया फाइनल समरी? समरी क्या आया? क्या आया? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to n axis is given by summation of mi xi by summation of mi. Velocity of center of mass कैसे आया? is equal to VCM is equal to summation of mi vi by summation of mi, और पहले इसको लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट लिखना था। पोजीशन, चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू dx। कैसे निकलेगा? ये निकलेगा समेशन ऑफ mi dxi by summation of mi. Velocity of center of mass is given by VCM is equal to summation of mi vi by summation of mi. Acceleration of center of mass is given by ACM which is summation of mi ai। याद रखना कितना आसान है, summation of mi और net external force by mass। ये चीज हम लोग समझ गए, ये चीज हम लोग समझ गए। जैसे मैं अगर कहूंगा कि बताओ कोई एक 2 kg का मास है और मान लो कि ये 2 kg का मास है, ये कोई एक 3 kg का मास है और इसको मैं मान लो कि इसके ऊपर कुछ दे रहा हूँ, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स और इसको ढकेल रहा हूँ 12 न्यूटन फोर्स में। बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओ ऐसा है क्या? तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नेट एक्सटर्नल फोर्स पहले निकाल देंगे। दो फोर्स है 5 और 10, दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, सो इट इज 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 4 13 न्यूटन। नेट मास क्या है? 2 kg 3 kg मिलके हो गया 5 kg। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय मास 13/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अलग अलग एक्सीलरेशन में जा रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है 13/5। समझ में आ रहा? तो कोई भी केस में अगर आपको पूछा गया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निकालो, वो भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकालो, वो भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकालो, तो दो फॉर्मूला है, कैसे भी निकाल सकते हो। अब ये सब फॉर्मूला जान के हमको काम में क्या लगेगा? नाउ सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, इट्स ए हाइपोथेटिकल पॉइंट। दैट पॉइंट हैज सम पोजीशन, सम डिस्प्लेसमेंट, सम वेलोसिटी, सम एक्सीलरेशन। अगर उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मान लो फोर्सेस कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, अगर फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, तो ये एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया तो हम इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वाला इक्वेशंस लगा सकते हैं, है ना? तो इफ the acceleration of center of mass is constant, then we can apply all the equations of uniform acceleration motion। तो ये जो आप लोग अभी लिखे इसमें यहाँ पर जोड़ देते हैं, if acceleration of center of mass is constant, then हम क्या कहेंगे? VCM is equal to UCM plus ACM into T। You can say SCM displacement is equal to UCM T plus half ACM T square। ये सारा फॉर्मूला हमें मालूम है, ऐसे ही बाकी सारे फॉर्मूला। Once you
could discover that the acceleration of center of mass is constant, सारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये सब क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये कोई एक वाल है सपोज, और यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, से इसका मास है m, ठीक है, और यहां पर 10 मीटर दूरी पे एक दूसरा मास रखें, मान लो ये भी m। ओके, बात ऐसा था। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ मान लो कि 10 मीटर था, 10 मीटर था। अच्छा, 10 मीटर था। तो अब क्या हुआ, ये वाले ब्लॉक को हम इधर फेंके 6 मीटर पर सेकेंड में, और इसको फेंक दिए कुछ 10 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हाँ, थोड़ा आपको समझने के लिए आसान होगा, मैं क्या करता हूं, इधर बना देता हूं वाल, तो आपको साइन कन्वेंशन में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ये 6 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, 2 सिमिलर ब्लॉक्स were thrown on a smooth floor. From a distance 10 मीटर as shown, ज्यादा नहीं लिखते, as shown लिख देने से लोग देख लेंगे फोटो में, आओ ये है क्या, अच्छा ठीक है। They strike and stick to each other on the way. रास्ते में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं और स्टिक कर जाते हैं। अच्छा, फिर होगा क्या? फाइन, आफ्टर व्हाट टोटल टाइम, आफ्टर व्हाट टोटल टाइम, मतलब फेंकने के बाद कितना समय, टोटल टाइम, द कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम, द कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम, कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम will strike the wall, strike the wall। थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये 6 में आ रहा था, ये 10 में आ रहा था, ज्यादा स्पीड में था, टकराया, चिपक गया, उसको घसीटते हुए फिर से ले जाएगा, दोनों जाएंगे, फिर से वाल पे टकराएंगे। फेंकने की कितने समय के बाद वो फिर से जाके वाल में टकराएंगे? The question is, after what time of throw they will again go and strike the wall। ये है वाल। चल समझ में तो आ गया। तो if solution ऐसे करते हैं, if we consider the two blocks as a system, there is no external force on them because the interactive force between them is an internal force। ये दोनों ब्लॉक जब एक दूसरे को टकराएंगे फोर्स तो पक्का देंगे, लेकिन अगर मान लो यही सिस्टम है, दोनों ब्लॉक को लेके सिस्टम मान लीजिए, पूरा ब्लॉक को सिस्टम बना दिए, अब क्या होगा?
होगा ये कि उनके बीच में जो भी मारपीट होगा वो तो इंटरनल फोर्स है ना, बाहर से तो कुछ नहीं है। जस्ट लिसन, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक बॉल है, कुछ एक मास का है, से ये मास 2 kg का है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा बॉल था, ये कितना है 3 kg मास का, ये रेस्ट में था, इसको आपने क्या किया 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अब अकेला ये नहीं मूव करेगा, अभी तो ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा। कोई पूछेगा बताओ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या कहोगे? नेट एक्सटर्नल फोर्स पे मास। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये पूरा सिस्टम के ऊपर 10 न्यूटन, 10/2 + 3 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन होगा क्या? अब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, वर्चुअली आप जान रहे हो कि ये सेंटर ऑफ मास अभी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये इधर जाएगा रास्ते में इसके साथ टकराएगा, क्योंकि इतना बड़ा है ना, इधर जाएगा तो यहाँ पर टकराएगा तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा। ये बॉल जब आके इस पोजीशन पे पहुंचेगा, इन दोनों के बीच में मारपीट होगा, लेकिन हम इनको सिस्टम मान चुके हैं, उनका बीच के जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। अभी तो देख रहे थे हम लोग जो 4 बॉल की बात कर रहे थे, 3 तो 4 बॉल लेके कर रहे थे, उनके बीच में जो फोर्स था वो तो आपस में कैंसिल हो रहा था ना, क्योंकि ये जितना देगा उतना ही तो पाएगा, है ना। नेट इंटरनल फोर्स कितना हो गया? 0। नेट इंटरनल फोर्स इज 0। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? अब क्या हुआ? टकराने के बाद पता चला इसको ढकेलते हुए ले रहे थे, टकरा गया तो ये कुछ इधर भाग गया और ये कुछ इधर भागने लगा। उसके बावजूद फोर्स आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंटली ढकेलते हुए जा रहे थे, फोर्स कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। शुरू में मान लो कि सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा था, अब टकराव होने के बाद ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, लेकिन आप देखोगे सेंटर ऑफ मास अपने ही रास्ते में जा रहा है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करें। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है, ये चीज नहीं मूव करने वाला, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नहीं बदलने वाला, जो था वही है। मतलब टकराव होने से पहले सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन था, टकराव होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास का वही एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया, इसको मैं मिटाता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, अगर ये दोनों ब्लॉक को मैं सिस्टम मान लेता हूं, उनके बीच में जो मारपीट वाला फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स है, तो ठीक है। चलो पहले निकालते हैं, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अब ये m है, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा नहीं, इज 5 मीटर फ्रॉम वॉल, क्योंकि दोनों मास बराबर है ना। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को टकराएंगे। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? इट इज m1 v1 plus m2 v2, that is m into 10 I cap plus m into -6 I cap by 2m, कितना होगा? 10m minus 6m, 4m by 2m is 2 I cap मीटर पर सेकेंड। मतलब जैसे ये दोनों चलने लगेंगे, ये सेंटर ऑफ मास यहां से इधर जाने लगेगा, कितना स्पीड में? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है वो? 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। ये सेंटर ऑफ मास चलने लगेगा। हम लोग सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन कुछ दूसरा पूछा है, सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम, व्हाट टोटल टाइम कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम विल स्ट्राइक द वॉल। ये दोनों ब्लॉक दिल के चिपक गए, दोनों आके वॉल पे टकराए। अब जब दोनों आके वॉल पे टकरा रहे होंगे, उनका सेंटर ऑफ मास तो उनके अंदर है ना, दोनों मास चिपक गए, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? उन्हीं के बीच में, और दोनों आके वॉल पे पहुंचे, सेंटर ऑफ मास कहां पहुंचा? एट दी वॉल। इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? यहां से यहां पर आएगा वॉल के पास, कितना दूर? वो भी 5 मीटर, 5 मीटर। एक्सीलरेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास, अरे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास को यहां से शुरू करके वहां तक पहुंचने के लिए, सेंटर ऑफ मास को यहां से शुरू करके पहुंचने के लिए वहां तक कितना समय लगेगा? हाँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, नहीं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और यहाँ पर एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो टाइम क्या लगेगा? हम कह सकते हैं scm बाई vcm, कितना 5/2, दैट इज 2.5 सेकेंड्स। मतलब ये दोनों ब्लॉक आएंगे, रास्ते में टकराएंगे, फिर चिपक कर जाएंगे, फिर जाके वाल को मारेंगे। ये पूरा सिलसिला का टाइम कितना होगा? 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, 2.5 सेकेंड्स। बुक वाला मेथड देखोगे चौंक जाओगे। वो पहले निकालेंगे, दोनों आके कहां पर मिलेंगे, मिलने के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर उस वेलोसिटी से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? यू इंटेलिजेंट, यू मेक यूज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड यू गॉट इट। समझ में आ रहा ना? तो टाइम टेकन बाय द टू ब्लॉक्स टू कम बैक एंड स्ट्राइक द वॉल इज 2.5 सेकेंड्स। सेंटर ऑफ मास यहां से चलना शुरू करेगा, ये यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है ना, कितना वेलोसिटी में? 2 मीटर पर सेकंड में। कब आके वाल के पास पहुंचेगा? जब दोनों ब्लॉक चिपके हुए वाल के पास पहुंचेंगे। अब ये दो ब्लॉक चिपके हुए हैं, उनका सेंटर ऑफ मास बाहर थोड़ी हो सकता है। बचपन में तो हम लोग को कहानी पढ़े थे ना, बंदर और क्रोकोडाइल वाला। बंदर चला गया क्रोकोडाइल के पीठ में बैठ के, बाद में बोला कि क्रोकोडाइल कि तुम इतना वो जामुन खाते हो, तुम्हारा लीवर बड़ा टेस्टी होगा। बोला अरे मैं तो पेड़ में छोड़ के आ गया लीवर। ऐसा होता है क्या? बंदर एक जगह, लीवर एक जगह। वैसे ही ब्लॉक सीधा और उनका सेंटर ऑफ मास बाहर हो सकता है क्या? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा सेंटर ऑफ मास इधर घूम रहा है, ये तो नहीं हो सकता। It has to be there in the system only. So when the two blocks stick to each other, the center of mass is beneath them. When they come back and strike the wall, center of mass is also reaching the wall. तो what you will say? Center of mass को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा? You will see it is 2.5 seconds. As long as no external unbalanced force acts on a body, as long as no external unbalanced force acts on a body, it tries to maintain, or it maintains, or it continues in its state of rest or motion along straight line. यही है ना, यही है। तो क्या क्या एडजेक्टिव्स अब यूज हुआ? एक हुआ एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आया, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ठीक है ना? सेम मोशन करेगा, पिरामिड स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। ये न्यूटन महाराज ने बताया। और एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमें समझ में आ गया। एक्सटर्नल फोर्स क्या? एक्सटर्नल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्रॉम ए रीजन बियॉन्ड इट्स बाउंड्री। बाउंड्री के बाहर से कोई फोर्स आया तो हम उसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, है ना? अच्छा अच्छा, थोड़ा सोचें। एज पर न्यूटन्स लॉ, उनके अपनी लॉजिक से, आप किसी एक ट्रक के ऊपर खड़े हो और खड़े होके ट्रक को पुश कर रहे हो, क्या ये ट्रक चलेगा? दूसरा क्वेश्चन, आप
किसी ट्रक के ऊपर खड़े हो, आप सुपरमैन, आप क्या कर रहे हो, उड़ते उड़ते इसको पुश कर रहे हो, क्या ट्रक चलेगा? आप किसी कार के अंदर खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इनसाइड ए कार, नाउ यू पुश द कार फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, सामने वाले सीट को आप पुश कर रहे हो, चलेगा क्या? या फिर लास्ट केस में सेम कार है, क्लोज्ड कार है, कार इज क्लोज्ड, नाउ यू सी हियर इज अगेन सुपरमैन एंड फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाई करते करते ये इस डैशबोर्ड को पुश कर रहा है। इनमें से कौन कौन सा केस में ये गाड़ी अब चलेगा, हमें समझ में आना चाहिए। दोनों चक्का बराबर साइज का है, हाँ। क्लोज्ड कार, दीज आर ऑल क्लोज्ड कार, एक मिनट, क्लोज्ड कार, ये भी क्लोज्ड कार है, ये भी क्लोज्ड कार है, ठीक है, कि जब एजेंट who is applying the force is outside the boundary of the object, you call it an external force। अब ये एजेंट ट्रक चलेगा कि नहीं चलेगा पूछ रहा है, ये तो ट्रक के बाहर खड़ा है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी तो ट्रक से बाहर है, ये भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये कार के अंदर है, कार चलेगा कि नहीं चलेगा पूछ रहे हैं, अंदर है तो इंटरनल फोर्स, ये सुपरमैन उड़ते उड़ते पुश कर रहा है, ये सुपरमैन है, ठीक है, उड़ उड़ के पुश कर रहा है, ये भी तो इंटरनल फोर्स दे रहा है। तो नाउ एज पर द लॉ गोज, लॉ के हिसाब से कौन कौन सा केस में ये मूव करेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों तो इंटरनल फोर्स है, इन दोनों केस में कार मूव करेगा क्या? नहीं करेगा, लॉ कहता है नहीं मूव करेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे, द कार विल नॉट मूव हियर, नॉट मूव हियर। इस केस में ये मूव करेगा क्या? देखो तो ये ट्रक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो दे रहा है, लेकिन कैसा फोर्स दे रहा है? सोचो, ये आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये आदमी ढकेल रहा है ट्रक को, जितना फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर भी तो उतना ही फोर्स आ रहा है। अब ये आदमी कैसे ढकेल पाएगा? अगर खड़ा रहेगा, फिसल जाएगा तो कहां ढकेलेगा? फिसल नहीं रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी एक फोर्स ऐसे आ रहा है, मतलब ये आदमी इस ट्रक को इधर ढकेल रहा है और इसका ये बेस को इधर ढकेल रहा है। आदमी के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, एक वो फिसलने की कोशिश कर रहा है, मान लो यहाँ पर तेल डाल देंगे तो ही विल स्लिप, अब वो फिसल नहीं रहा है, मतलब फ्रिक्शन इसको रोक के रखा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये आदमी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं कैसे हैं? एक ऐसा आ रहा है और एक ऐसा आ रहा है। ट्रक के ऊपर जो फोर्स आ रहे हैं कैसे हैं? एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है। So what is the net force applied by the man on the truck? You say it is zero because the forces are balanced. Forces are external but balanced. एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये जो नेट फोर्स लगा रहा है ट्रक के ऊपर वो बैलेंस्ड है। समझ में आ रहा है? बात क्या था? As long as no external unbalanced force is applied. यहाँ पर ये ट्रक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स दे रहा है, बाकी फोर्स तो हवा में दे रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ डी, द व्हीकल्स विल नॉट मूव, और इन दिस केस इट विल मूव। ये तीनों केस में ये कार ट्रक मूव नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कार और ट्रक मूव नहीं करेंगे तीनों केस में। इस केस में क्यों नहीं? क्योंकि एक्सटर्नल तो दे रहा है लेकिन बैलेंस है। बैलेंस है कैसे पता चला? ये फोर्स बैलेंस होगा, बराबर इक्वल अपोजिट होगा। कैसे पता चला? अरे आदमी खड़ा है भाई, मैं अगर अभी ये वाल को पुश कर रहा हूं और खड़ा हूं, मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो है। अगर मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो मैं जो दे रहा हूं वो भी नेट फोर्स जीरो है कि नहीं? तो अब ये हो गया। अब क्या हो गया? यहां पर ये जो
फोर्स आ रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स तो दे रहा है लेकिन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, तो हो गया। इस केस में ये इंटरनल फोर्स दे रहा है, कैसे मूव करेगा, कितना की ताकत लगाएगा, क्यों इंटरनल फोर्स मूव नहीं करवाता है? Why internal force cannot move a body? Because internal forces always exert in pairs. ये इस वाल को इधर को ढकेल रहा है और अपनी पिछवाड़ा से इस चेयर को इधर ढकेल रहा है। He is applying two forces, है कि नहीं? दोनों फोर्स लगा रहा है, इसलिए तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। थ्योरी डायग्राम ऑफ द मेन सेज ही इज एट रेस्ट। व्हाई? बिकॉज़ ये जितना दे रहा है ये उतना ही फोर्स दे रहा है। So internal forces are coming in pair. Net internal force becomes 0. External force may come in pair, may not come in pair. External force may come in pair, may not come in pair. When they are in pair, net force is 0. They are balanced. The body doesn't move. Here, net force is not 0. Here, ये आदमी है, ये आदमी जब ये चीजों को पुश करेगा, सुपरमैन एक ही फोर्स तो दे रहा है, आपको कि दूसरा फोर्स कहाँ है? पहले सोचो तो, उड़ कैसे रहा है वो हवा को पीछे ढकेल रहा होगा और खुद आगे की तरफ जा रहा होगा। He is giving force on the air inside in the backward direction, and air is giving force on the wall because it is a closed car. कार चारों तरफ से बंद है, कार चारों तरफ से बंद है, तो ये एयर को पीछे पुश कर रहा है, एयर आके इसको धक्का दे रहा है ना? और ये इसे समझ में आया क्या? आप अगर कोई एक मिसाइल को स्टील डिब्बे में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील के डिब्बे में भर दोगे और चलता कैसा, ये पीछे की तरफ गैस फेंकता है और आगे की तरफ चलता है, और स्टील का डिब्बा क्लोज्ड है, इतना क्लोज्ड है कि मिसाइल तोड़ नहीं सकता, इसको स्ट्रॉन्ग है। अब इसको छोड़ दिए, मिसाइल में आग लगा दी, चलने लगा, आगे की तरफ जाके यहाँ पे वो ढकेलने लगा और पीछे की तरफ हवा फेंकने लगा। So it is exerting force this side as well as this side. This is inside. So the net internal force is 0. चाहे कितने भी पावरफुल मिसाइल हो, डिब्बा मूव नहीं करेगा, डिब्बा will not move, है कि नहीं? हाँ, अगर पीछे का ढक्कन खोल देंगे, हवा चला गया बाहर, now it is not a closed system. अब सिस्टम क्या बन गया? क्योंकि इसका बाउंड्री बन गया ये, दिस इज नाउ द बाउंड्री। पहले बाउंड्री क्या था? ये पूरा था बाउंड्री, अब क्या है? खुल गया है, तो ये हो गया बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब ये बाहर से खोल दिया एंड द सिस्टम विल मूव। आर यू गेटिंग? व्हेन द मिसाइल इज कंप्लीटली enclosed, now the boundary is this and the missile is inside the boundary, and whatever force it will exert, that will be internal force, and that will exist in pairs and equal and opposite pairs, so they will cancel out and the body will not move. ढक्कन खोल दिए, बाउंड्री बदल गया, ये हो गया बाउंड्री सिस्टम का, है ना? अब ये सिर्फ एक ही फोर्स दे रहा है, बाकी फोर्स तो हवा में दे रहा है बाहर, तो अब ये ढकेलते हुए ले जाएगा। Are you getting? ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? We must have a clarity of internal and external forces. इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपको समझ में आना जरूरी है। तो हम देखें कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। ये जानकारी हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से मिल रहा है। लेकिन टू माय सरप्राइज, मैं देख रहा हूं कि ये जो हमें समझ में आया वो तो ठीक है, लेकिन सोचो आई एम चेंजिंग द केस, लेट मी गिव यू ए स्नैप ऑफ दिस। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें से? ये तीनों केस में ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बट ओनली इन दिस केस द बॉडी मूव्स। समझ में आ रहा है? नॉट मूविंग इन दिस केस, नॉट मूविंग,
but here moves. ठीक है, तो न्यूटन लॉ का जो बेसिक्स हमें समझ में तो आया, तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कैसा कंफ्यूजन? आई गिव यू सम केसेस नाउ। लॉ कहता है as long as no external unbalanced force acts on a body, है ना, it continues in its state of rest or of motion along a straight line. Suppose I say here is a bomb, I give a little fire to the bomb. When I give a little fire to the bomb, I find what I find कि ये इसमें I find कि I am not giving any external force, लेकिन ये बम का चिथड़े उड़ गए, इधर भागे। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, and fire is not a force, it's a form of energy. I supply some electrical energy to my fan, I didn't give any force, I found it started moving. I didn't give any external force, I supplied only some energy. From this it appears if the law should have been modified, क्या? As long as no external energy or force is applied on a body, it will continue in its state of rest or motion. लेकिन तो इसमें कोई एनर्जी का गुंजाइश है ही नहीं, एनर्जी का कोई गुंजाइश है ही नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल, और जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। सपोज हम बैलेंस्ड फोर्स देंगे, मान लो एक डंडा पड़ा है, you apply a force and apply a force, what is the net force on this body? You say 0, will it be at rest? No, it will keep on moving, है कि नहीं? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। थिंक ऑफ, सपोज I take a plastic ball, I put an insect inside, जब ये इंसेक्ट इसके अंदर क्रॉल करने लगेगा, आप देखोगे बॉल आगे की तरफ भाग रहा है, इट इज गिविंग इंटरनल फोर्स एंड द बॉल इज मूविंग। सारा स्टेटमेंट तो गलत हो रहा है, इंटरनल होने से भी मूव कर रहा है, बैलेंस्ड होने से भी मूव कर रहा है, बिना फोर्स का मूव कर रहा है, और क्या? अब बोला इट विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। थिंक ऑफ ए केस, सपोज आई से हियर इज ए डंडा केप्ट, डंडा इज लाइंग ऑन द फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल दिख रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल, डंडा ऐसे पड़ा है, कोई बोर्ड पे एक डंडा ऐसे पड़ा है, आप एक बार यहां से मारो, एक बार मारिए, कोई स्मूथ प्लेन है, अब एक बार मारने के बाद इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, मारने के बाद क्या क्या फोर्स आ रहा है, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन देयर, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो आप कहोगे नेट फोर्स इज 0। बट क्या आपको लगता है इसे मारने के बाद ये ऐसे सीधे जाएगा? आप अगर इसको यहाँ पे किक कर दोगे, क्या ये सीधे जाएगा? नहीं, ये तो घूमते हुए जाएगा, है कि नहीं? घूमते हुए जाएगा, है कि नहीं? इट विल गो लाइक दिस। फिर लॉ किस कोने से सीधा दिख रहा है? I presented the law in 2 different ways. First part, the conventional understanding with the meanings of the key points, external unbalanced force, motion along straight line. Now I am going to the core of it. How come? If the law is correct, then how we justify our case in all these cases? कि ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तभी मूव कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स है तभी मूव कर रहा है, फोर्स ही नहीं है मूव कर रहा है, इंटरनल फोर्स है मूव कर रहा है, और यहाँ पर तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, घूम घूम के जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे खुरापाती, हमें अभी समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इसके पीछे क्या लॉजिक रखा है, क्या मैजिक रखा है। फिर ऐसा एक हप्पा जड़ लॉ बता के न्यूटन क्यों महान हो गए, है ना, न्यूटन क्यों महान हो गए, हमें अभी सोचना है। असलियत तो ये है, मैं आपको लोहार वाला कहानी बताया था कि नहीं बताया था? लोहार वाला कहानी बताया था पहले, अरे बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। हाँ, लॉ का इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है, वो लोहार वाला कहानी हो गया। हम लोग अभी लॉ को ढंग से इंटरप्रेट करेंगे, ढंग से इंटरप्रेट करेंगे। न्यूटन ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसे कहने के पीछे उनका मकसद क्या है और हम लोग क्या समझ रखे हैं। स्टेटमेंट बीइंग सेम, इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट।
अंडरस्टैंडिंग्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यू सिस्टम, है कि नहीं? सेम सिचुएशन में सबको बराबर एक्सपीरियंस नहीं होता है, सेम सिचुएशन में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आप फ्राइडे के दिन जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गया, आप और मंडे के दिन जा रहे थे, हर मंडे को आप शिव मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, फिर मन में क्या आया, अरे हर मंडे को पूजा करता हूँ, फल ये मिला, टांग टूट गया, कल से पूजा बंद। कोई दूसरा क्या सोचेगा, अरे हर मंडे को जाते हैं पूजा करने के लिए, इसलिए सिर्फ टांग ही टूटा है, बच गया, अब जोर से थोड़ा और पूजा करें। सिचुएशन बीइंग सेम, योर एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, है कि नहीं? बनारस में इतना फाइन साड़ी बनता है कि एक एक साड़ी को फोल्ड करके आप माचिस के डिब्बे में रख सकते हो। अगर इसको कोई ऐसा इंटरप्रेट करेगा कि बनारस में इतने बड़े बड़े माचिस के डिब्बे बनते हैं कि उसके अंदर एक साड़ी आ जाता है, स्टेटमेंट तो वही है, माचिस के डिब्बे में साड़ी आ गया, है कि नहीं? तो कभी कभार टीचर की लॉजिक को स्टूडेंट प्रॉपर्ली समझ नहीं पाता। एक बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत पान खाते थे और वो चाहते थे कि सारे चीज जो है बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाए, लेकिन आदत था, बुरी आदत पान खाने का, हरदम मुंह में पान भरा रहता था, तो बोलते कम थे। ठीक है, एक बार क्या किए, 2 टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड ले आए, एक में पानी भरा हुआ था और एक में अल्कोहल, इसमें अल्कोहल भरा हुआ था। फिर एक अर्थवार को लेके आए और इसमें एक धागा लगा के पहले आप इसको पानी में डाले, थोड़ी देर अंदर ऐसे डाल के रखे, फिर निकाले, देखे कि छटपटा रहा है, मतलब जिंदा है। फिर इसको अल्कोहल में डाले, ठीक है ना, अल्कोहल में डाल दिए तो ठीक है, अल्कोहल में डाले, फिर निकाले तो पता चला लंबा हो गया, खत्म हो गया। फिर पान फेंके बाहर, पूछे क्या समझे, तो कोई एक सयाना बच्चा था, वो बोला कि सर डेली थोड़ा थोड़ा सा अल्कोहल पीना चाहिए ताकि पेट में अगर कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। वो बताना चाहते थे कि पानी में ये जिंदा रह सकता है, एंड दिस इज डेंजरस, इसको जीने के लिए पानी की जरूरत है, अल्कोहल नहीं। लेकिन बच्चा क्या समझा, थोड़ा थोड़ा सा अल्कोहल डेली पीना चाहिए, पेट में अगर कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही हम लोग न्यूटन्स लॉ को समझ रखे तो गड़बड़ हो गया। अब न्यूटन्स लॉ क्या कहता है वो रहेगा मिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज बहुत सारा काम करना है, ठीक है।